हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम साइंस की बात करेंगे। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, घर में होंगे और पूरे प्रिकॉशंस के साथ रह रहे होंगे। बच्चों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो आज हम पीएससी प्री के सिलेबस पर बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जब हम पीएससी प्री की बात करते हैं तो 2020-21 में जो हमारा नया सिलेबस आया है, सभी को पता होगा, याद भी हो गया होगा। पहले तो हम सिलेबस ही याद करते हैं, कोई याद नहीं करता है ना। तो पीएससी प्री की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली लाइन उसमें आती है, सबसे पहली लाइन जिसे हम कहते हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत। अब विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, ये इसी को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, यही बात आती है। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस हमेशा करते रहते हैं। अब हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांत या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस की बात करें तो जितने भी बच्चे हैं सबके सब मुझे फोन लगा के मैसेज करके एक ही बात पूछते हैं, मैडम इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों, लिखा क्या है? मौलिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल। मतलब ये होता है कि बेसिक साइंस। अब बेसिक साइंस में उन्होंने लेकिन लिखा क्या है? प्रिंसिपल। यानी कि मेनली जितनी भी लॉज है, जितनी भी थ्योरीज है, जितने भी प्रिंसिपल है, सिद्धांत, ये सब पढ़ना है। जैसे इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? तो बोले 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बायो तो मैंने आपको बहुत पढ़ाई है। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, ठीक है। और थर्ड पार्ट आ जाता है यहाँ पर जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, तो यहाँ पर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये जो 3 भाग है। अब भौतिक विज्ञान की क्या क्या नियम है, क्या क्या लॉज है, ये सारी चीजें यहाँ देखेंगे। जैसे बच्चों हम बात करें 9th और 10th क्लास की, तो भौतिक विज्ञान में जैसे आता है न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड हम यहाँ पर बोल सकते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस तरह के जो नियम होते हैं, न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सब किस में आते हैं? भौतिक विज्ञान में। रसायन विज्ञान की यदि हम बात करें तो इसमें भी जैसे हम एसिड बेस की जो भी अवधारणा है, या जीव विज्ञान जैसे मेंडल के नियम, तो ये सारे नियम हमें पढ़ने, कहाँ पढ़ने हैं? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति के नियम। और न्यूटन की गति के नियम में सबसे पहला न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसमें पढ़ रहे हैं? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। हमारे प्री में ऐसे भी सिलेबस बहुत ज्यादा ऐड कर दिया गया है, हमें एक एक चीज देखनी है। और मेंस में भी यूनिट वाइज हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। अब बच्चों, हम न्यूटन की गति के नियम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम देख रहे हैं? प्रथम नियम। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ या न्यूटन की गति का प्रथम नियम। गति का जो नियम है हम हमेशा से पढ़ते आए, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो एसआई हो, वो प्री हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ये न्यूटन की गति के नियम तो आते ही आते हैं। इवन 9th क्लास की बुक में आप देखोगे न्यूटन की गति के नियम मिलेंगे, 11th क्लास में मिलेंगे। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु क्या है? स्थिर। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, विराम यानी कि रेस्ट फेज में, तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और ये किसने कहा? ये न्यूटन ने कहा। किसमें कहा? प्रथम नियम में। अब वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। कैसे? जैसे मान लो घर्षण रहित कोई सी सतह है, घर्षण रहित बोला मैंने, फ्रिक्शन लेस, घर्षण रहित सतह पर यदि कोई गेंद लुढ़क रही है तो लुढ़कती रहेगी,
मतलब वो गति की अवस्था में रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सतह घर्षण रहित है और वो गेंद लुढ़कती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। मान लो एक टेबल पर एक पुस्तक रखी है तो वो उसी पर रखी रहेगी, वो विराम की अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि हम अपने हाथों से उसे ना उठाएं, मतलब हमारी मांसपेशियों के द्वारा उस पर बल ना लगाएं। तो कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी और कोई गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है। तो बल क्या है? बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। बल क्या करता है? वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कौन करता है? बल। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। अब मैडम यहाँ पर आप बोल रहे हो कि यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो स्थिर ही रहेगी, जैसे टेबल पर रखी है पुस्तक, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। जैसे मान लो पंखा चल रहा है तो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा। कब तक? जब तक हम स्विच ऑफ ना करें। स्विच ऑफ कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो ये कौन सा इनमें ऐसा गुण है जो गतिशील वस्तु को गतिशील ही रहने देता है और स्थिर वस्तु को स्थिर ही रहने देता है? टेबल पर रखी पुस्तक वहीं की वहीं रहती है जब तक कि उस पर हम बल ना लगाए। तो ये जो गुण है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं करने देता बच्चों, उसे हम कहते हैं जड़त्व, इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। बोलो क्या कहते हैं? इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व वह गुण है जो किसी गतिशील वस्तु को गतिशील अवस्था में ही बनाए रखता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देता। और जड़त्व वह गुण है जो स्थिर वस्तु को स्थिर ही रहने देता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जड़त्व वस्तु की अवस्था परिवर्तन का बोलो क्या विरोध करता है? विरोध करता है। तो जड़त्व क्या है? जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अच्छा, मतलब न्यूटन की गति के पहले नियम से एक तो मिला जड़त्व, दूसरा मिला बल। तो न्यूटन की गति का पहला नियम बल और जड़त्व को परिभाषित करता है। बोलो किसको परिभाषित करता है? बल और जड़त्व। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो हम कहेंगे बल तथा जड़त्व। न्यूटन की गति का पहला नियम बल और जड़त्व की परिभाषा देता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है हमारा इस नियम से। क्लियर हो गया? तो क्या कहा हमने? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये प्रथम नियम कहता है। और वस्तु की गतिशील अवस्था या फिर हम कहें स्थिर अवस्था में जो परिवर्तन करता है वो कौन करता है? बल। बल वस्तु की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन का विरोध कौन करता है? तो हम कहते हैं जड़त्व। क्लियर सभी को? तो पहला नियम क्या कर रहा है? बल और जड़त्व दोनों की क्या कर रहा है? परिभाषा दे रहा है। अब दूसरी बात यहाँ आती है जड़त्व। तो बच्चों जड़त्व भी दो प्रकार का। जड़त्व भी कितनी प्रकार का? दो प्रकार का। अरे मैडम हम पहले ही समझ गए। कैसे? देखो, गति का जड़त्व। पहला क्या? गति का जड़त्व। दूसरा बोले तो विराम का जड़त्व। ये कैसे हुआ? अरे टेबल पर रखी पुस्तक विराम की अवस्था में है और उसमें जड़त्व है जो उसे उसमें गति नहीं होने दे रहा है। तो विराम की अवस्था में तो उसमें विराम का जड़त्व हो गया। अगर मान लो पंखा चल रहा है, गति कर रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, गतिशील अवस्था में, तो उसमें कौन सा जड़त्व हुआ? गति का जड़त्व हुआ। क्लियर है यहाँ पर? तो जड़त्व कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो गति का जड़त्व और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? विराम का जड़त्व। ये हमें याद रखना है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। ठीक है। और बल वस्तु की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन, यानी गतिशील वस्तु को विराम में लाएगा, विराम को गतिशील। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना करके वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर देता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाता और अगर उन पर बल लगाया जाए तो उनके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। वो हम बल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको प्रथम नियम के बारे में समझ में आया होगा। अब यदि हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम की आगे बात करें तो इसके कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे मान लो लंबी कूद की बात करें। लंबी कूद मतलब नीचे लाइन खींचिए, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ व्यक्ति क्या, मान लो मैं ही खड़ी हूँ और मुझे छलांग लगानी, लंबी कूद लगानी है।
अगर मैं लंबी कूद लगाऊंगी तो बहुत कम डिस्टेंस तय कर पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत दूर से दौड़ते हुए आऊंगी और फिर जंप करूंगी तो बहुत ही लंबी दूरी तय कर पाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ खड़े खड़े यदि मैंने जंप लगाया तो मेरी बॉडी किसमें है, विराम की अवस्था में, और ये कम डिस्टेंस तय कर पाएगी। और दूर से दौड़ते हुए आऊंगी तो पूरी बॉडी किसमें आएगी, गति की अवस्था में। इसीलिए बोलते हैं कि लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी क्या कर पाए, तय कर पाए। अच्छा, एक पेड़ है, पेड़ पर फल लगे हुए, तो वो जो फल है पेड़ पर वो कौन सी अवस्था में, विराम की अवस्था में। हम पेड़ को हिलाएंगे, फल नीचे गिरेंगे तो विराम की अवस्था को किस में ला रहे, गति की अवस्था में। तो पेड़ पर लगे फलों का गिरना मतलब बल लगाया तो गति की अवस्था में आ गए। और भी उदाहरण बोल सकते, कुछ घिसे पिटे उदाहरण भी आपको पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, ट्रेन एक समान वेग से गति कर रही है। एक समान वेग का मतलब यहाँ होता है कि प्रति मिनट प्रति किलोमीटर एक जैसी जो चाल है, तो ट्रेन एक समान वेग से जब गति कर रही है और उसमें बैठा व्यक्ति यदि कोई सिक्का उछाले तो सिक्का उसी के हाथ में वापस आएगा। अगर मान लो कि यात्री बस है, उसमें यात्री खड़े हैं और वो बस एक समान वेग से गति कर रही है और एकदम से बस क्या करते, ब्रेक लगा दे, तो उसमें जो खड़े यात्री वो आगे की तरफ गिरेंगे या झुक जाएंगे। अगर बस की स्पीड एकदम से बढ़ जाए तो यात्री पीछे की ओर हो जाएंगे। तो ये जो है ये क्या है, ये गति के नियम है, ये जड़त्व के प्रकार या उदाहरण है। तो यहाँ पर न्यूटन की गति का पहला नियम हमें समझ में आया कि न्यूटन ने किसी भी वस्तु की गति के बारे में बताने के लिए अपने 3 नियम दिए, जिसमें से एक प्रथम नियम होता है। प्रथम नियम क्या है, कोई वस्तु यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन को रोकता कौन है, परिवर्तन को रोकने का काम कौन करता है, जड़त्व करता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, गति का और विराम का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं, जैसे यहाँ हमने पहला क्वेश्चन कहा, पहले नियम से क्वेश्चन आता है, ये पीएससी प्री विज्ञान के मौलिक सिद्धांत का टॉपिक चल रहा है हमारा यहाँ पर। और मान लो यहाँ पहला क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन, कि किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध, करता है। पहला ऑप्शन जड़त्व, दूसरा ऑप्शन बल, तीसरा ऑप्शन बल आघूर्ण, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल हमारा आंसर होगा क्या, जड़त्व। क्या आंसर होगा हमारा, जड़त्व, इनर्शिया। क्या है ये जड़त्व, इनर्शिया? किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। टेबल पर रखी पुस्तक गति नहीं कर पा रही है, किसके कारण, जड़त्व के कारण। वो विराम की अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में नहीं हो पा रही है, किसके कारण, जड़त्व के कारण। जब तक कि हम उस पर बल न लगाए वो गति नहीं कर रही है। तो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध कौन कर रहा है, जड़त्व कर रहा है। कौन कर रहा है, जड़त्व। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। तो हमारे जो प्रथम नियम है उससे क्वेश्चन कैसे बनेगी ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हमें जड़त्व की ध्यान रखनी है कि जो जड़त्व होता है, जड़त्व का माप या फिर जड़त्व को कैसे मापा जाता है, या फिर हम कहें कि जो जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व क्या करता है, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई, जड़त्व किस पर निर्भर कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान मास पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान या मास का मतलब यहाँ क्या हुआ, अब ध्यान से समझना। मान लो कि ये पत्थर है, ये स्टोन, ये पत्थर, और मान लो ये फुटबॉल, ये है फुटबॉल। फुटबॉल और पत्थर की यदि हम बात करें, फुटबॉल और पत्थर की, तो ये फुटबॉल का वजन मान लो कि 250 ग्राम और पत्थर का वजन है 1 किलो। दोनों को किक लगाएगा एक बच्चा, मान लो इसको पहले किक लगाया, इसको पहले किक लगाया, आसानी से और जल्दी किक किस में लगेगी, फुटबॉल में। क्यों, क्योंकि इसका मास, इसका द्रव्यमान कम है। ठीक है,
तो ये स्थिर अवस्था से तुरंत गतिशील में आ जाएगी। ये एक बच्चा यहाँ पर है, ये एक यहाँ पर है, ये दोनों किक लगा रहे एक ही समय में, एक ही फोर्स से, तो ये जल्दी से गतिशील अवस्था में आएगा? ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा मतलब जड़त्व ज्यादा, द्रव्यमान अधिक जड़त्व अधिक। बोलो, द्रव्यमान अधिक जड़त्व अधिक। द्रव्यमान कम जड़त्व कम, द्रव्यमान कम जड़त्व कम। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व कम होता है, वो आसानी से अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। तो ये जो फुटबॉल है ये विराम से गतिशील अवस्था में जल्दी से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, इसमें जड़त्व का गुण कम है। जैसे कि हमें क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल की बात कर दे, तो यहाँ पर क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होगा, उसका जड़त्व ज्यादा होगा। ठीक है, आगे यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये तो हमने बात कर दी कि द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे? ये तो हमें पता चली गया कि किसी भी, हम ये बोल सकते हैं कि वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब यहाँ हम क्वेश्चन बोल सकते हैं, जड़त्व किसी गतिशील वस्तु, किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी गतिशील वस्तु का, कोई वस्तु गतिशील है तो उसका जड़त्व निर्भर करता है, पहला द्रव्यमान, दूसरा वेग यानी उसकी स्पीड, वेलोसिटी, थर्ड द्रव्यमान तथा वेग दोनों, द्रव्यमान तथा वेग दोनों, फोर्थ जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ हमारा क्वेश्चन होगा द्रव्यमान, कभी भी वेग नहीं आएगा साथ, केवल द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके मास पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान पर। तो बच्चों ये है हमारी न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमने देखे। ऐसे ही हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के आगे नियम देखेंगे, और ऐसे ही हमारा पूरा सिलेबस हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे में रहो।